माइक्रो टेस्ट में कोई डाउट है? लो, लास्ट माइक्रो टेस्ट, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड? एनीवन? आओ चलो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, देखो सभी लोग. अ राइफल बुलेट loses 1/16th of its velocity while passing through one plank of wood. The smallest number of similar planks required to stop the bullet completely is. ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया था यार, ऐसा किया था? नहीं किया था क्या? किया था. आ जाओ दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है सुनो. जैसे एक राइफल से बुलेट फायर किया तो बुलेट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल करती है और एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, ठीक है, और सम थिकनेस, लेट्स टी इज द थिकनेस ऑफ दैट प्लैंक. तो उसके अंदर पेनिट्रेट किया उसने. तो जैसे पेनिट्रेट किया तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना? जैसे दीवार में अगर बुलेट फायर करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना चलती चली जाती है, अंदर जाके दीवार में कुछ दूर जाके रुक जाती है. बट यहां पे क्या बोला इसने कि व्हेन दिस प्लैंक, ये लेट्स से थिकनेस ऑफ दिस प्लैंक इज टी, इसमें बुलेट एंटर करती है तो लेट्स से यू वेलोसिटी से एंटर करती है, एंड यू वेलोसिटी से एंटर करती है, फिर अंदर जाएगी, फ्रिक्शन लगेगा. यहां बताओ मुझे, जब ये बुलेट बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर पासिंग थ्रू वन प्लैंक? अरे बोलो. इसने बोला है लूजेज 1/16th ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. तो लूजेज मतलब कितना लॉस हो गया, तो बचा कितना? यस, तो फाइनल वेलोसिटी इज u माइनस u/16. सही है ना? क्योंकि 1/16th पार्ट लॉस हो गया, तो बचा कितना? रेस्ट इज दिस, तो 15u/16. पहला तो मिस्टेक यही कर लेते हैं लोग. क्वेश्चन अगर केयरफुली रीड नहीं किया तो तुम्हें लगेगा फाइनल वेलोसिटी u/16 है, बट इट्स नॉट फाइनल वेलोसिटी. जस्ट फोकस ऑन द वर्ड, ठीक है? अब ये हो गया, लेकिन इसको हमें जीरो करना है. तो बोल रहा है आगे कितनी और प्लैंक रख दो, ऐसे है ना, कितने और प्लैंक रख दो सो दैट कि ये बुलेट क्या हो जाए, रुक जाए. तो लेट्स से मैंने कहा यार ये टोटल डिस्टेंस के टर्म्स में देखते हैं. आगे मैंने प्लैंक रखना स्टार्ट किया, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो थिकनेस बढ़ती जा रही है ना. लेट्स से कि x डिस्टेंस बुलेट अंदर घुसती चली गई और फाइनली यहां पे पहुंचने पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. तो आफ्टर ट्रैवलिंग x डिस्टेंस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 0. तो अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो और तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो. किससे करना पसंद करोगे? पोटेंशियल एनर्जी. चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं. तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से यहां के लिए ट्राई करना है. ओके, क्लियर? तो फॉर दिस फर्स्ट प्लैंक दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल. तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? बोलो. अरे पीछे सभी बोलेंगे. बाय ऑल द फोर्सेस. मुझे बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बुलेट का मास लेट से m है, तो m इंटू क्या हो जाएगा? बोलो यार. 15u/16. नहीं समझ में आ रहा है क्या? इन फाइनल वेलोसिटी इज 15u/16 स्क्वायर माइनस इनिशियल, बोलो, u स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो मुझे बताओ फ्रॉम हियर टू हियर, अंदर प्लैंक के अंदर कौन वर्क कर रहा है? विच फोर्स इज डूइंग वर्क? रेजिस्टिव फोर्स. यस, कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव, जिसको फ्रिक्शन बोलते हो तुम. तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रहा है. बात समझ में आ रही है? ये बुलेट इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स किधर लग रहा होगा? सोचो, अपोजिट. रेजिस्टिव तो अपोजिट ही लगेगा ना, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है. अब मुझे पता नहीं है, मैंने बोला ये रेजिस्टिव फोर्स क्या है? F. क्या है? F. तो यहां से यहां तक और अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में, फोर्स नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो सिंपल हम, और एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो हम डायरेक्ट लिखते थे क्या? -F इंटू डेल्टा एक्स. सही है? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? -F. याद आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को?
अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कांस्टेंट तो फोर्स इनटू डेल्टा एफ डेल्टा एक्स करते थे. अपोजिट तो माइनस एफ डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. कुछ याद आ रहा है? तो अपोजिट हो गया तो माइनस एफ इंटू टी कर लेना है. ठीक है, ठीक है. थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हो तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. 15 स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर 225 256 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू टी. थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं. 256 तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लोगे ना, माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा इंटू 31 बाई 256 इज इक्वल टू एफ इंटू टी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, चलो अब मुझे ये निकालना है कि फाइनली क्या हो गया, रुक गया. तो अब यहां से कहां लेंगे, यहां तक. समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पूरे डिस्टेंस की बात करनी है अभी. तो इनिशियल इज दिस. तो अगेन विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. क्लियर? तो अब यहां से यहां के लिए तो अगेन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. फिर से बोलो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला. गुड. तो बताओ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट. कोई प्रॉब्लम. व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट. कोई प्रॉब्लम. अब वर्क डन. तो वो एक बात बताओ, ये हर जगह पे प्लैंक रखा हुआ है तो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स तो सेम ही होगा ना. एंड नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स. तो क्या हो जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स. माइनस एफ इंटू एक्स. अब क्या करना है तुम्हें, यहां से एफ उठा के इधर डाल दो. ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं. तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स. क्लियर? मुझे एक्स निकालना है तो उस इक्वेशन से एफ दिख रहा तुम्हें. तो बताओ क्या हो जाएगा एफ. तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ. सब्स्टिट्यूट करो. क्या हो रहा है, हाफ दिख रहा है सभी को, इंटू 31 बाई 256 इंटू 1 बाई टी इंटू एक्स. कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है. कैंसिल हो रहा है कुछ. हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाई 31 इंटू टी. सही है. बताओ 256 अपॉन 31 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली. देखो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 8.4 इंटू टी. ये आंसर है. मुझे बताओ ये 8.4 क्या बता रहा है तुम्हें. क्योंकि देखो ऑप्शन में आंसर कैसा दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लैंक पूछ रहा है. तो 6 9 11 13 ये ऑप्शन है. बताओ कौन सा राइट आंसर. 9. कैसे पता चला तुम्हें. यस, टी इज द थिकनेस ऑफ वन प्लैंक एंड टोटल कितने प्लैंक रखना पड़ेंगे 8 पॉइंट. मतलब 8 से ज्यादा 9, मतलब 9th प्लैंक में जाके फंस जाएगा वो. अरे समझ में आ रहा है. 9th प्लैंक को पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है. जैसे ये 8T होता तो जस्ट एग्जैक्टली 8 प्लैंक जरूरत पड़ती. ये 8.4 है. मतलब फाइनली क्या होगा, 8 प्लैंक से बाहर निकल के 9th के अंदर जाके वो स्टक हो जाएगा, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम. नोट करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन. देखो काइनेमेटिक्स से किसी ने किया इसको. काइनेमेटिक्स से ओके कैसे किया. करेक्ट, गुड. देखो कैसे किया हमने. यहां पे एक्सेलरेशन निकाला क्या. दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. ये तुम्हें थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, एक्चुअली काइनेमेटिक्स से भी लेंदी होगा. ऐसा नहीं कि शॉर्ट हो जाएगा. काइनेमेटिक्स से पहले तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन निकाल के फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करोगे 2 बार. आया समझ में. तो यहां पे हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट 2 बार WET लगा देना है तुम्हें. चलो नोट करो. एनी अदर क्वेश्चन. हाँ जल्दी नोट करो इसको. इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3. ग्राफ इज गिवन है ना, एंड दिस इज फोर्स टाइम ग्राफ. इसमें दिया अ पार्टिकल मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर सेम मास. कोलिजन हुआ है. तो कोलिजन जब होता है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है. तो उसके बारे में बात कर रहा है कि जो फोर्स लगा ड्यूरिंग कोलिजन, थोड़ी देर के लिए कोलिजन होता है हमेशा, एंड द फोर्स f एंड टाइम t ग्राफ, एंड इट्स ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है ग्राफ में. एंड दिस टाइम इज
टी नॉट बाई टू एंड दिस टाइम इज टी नॉट एंड दिस फाइनल फोर्स जो मैक्सिमम फोर्स है कितना है, एफ नॉट है। दिख रहा है सभी को? तो कोलिजन स्टार्ट हुआ, जैसे दो ऑब्जेक्ट, अगर स्लो मोशन में देखो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ठोक रहा है जाके, तो अगर स्लो मोशन में देखो तो जस्ट टच किया तो कोलिजन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कोलिजन चला होगा कुछ देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, फिर दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए होंगे, तो सेपरेट होते ही कोलिजन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो कोलिजन स्टार्ट हुआ, फोर्स बढ़ता है, फिर उसके बाद फोर्स क्या होता है, कम होता है, और फाइनली जब फोर्स जीरो तो दैट मीन्स कोलिजन एंड हो गया, वो प्रोसेस खत्म हो गया। तो कोलिजन का टाइम कितना हुआ, टी नॉट। कितनी देर तक कोलिजन चला, टी नॉट। और उस कोलिजन में फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल, यस। फर्स्ट फोर्स इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम वैल्यू एफ नॉट, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, और यही होता है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है कि तुम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ। तो एक बात बताओ मुझे, ये बोल रहा है सिर्फ क्वेश्चन, ग्राफ दे दिया, बाकी सारी बातें उसने कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है, तो बताओ क्या पूछ रहा है वो। फोर्स तो वेरिएबल है, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब, या जब कोई चीज वेरिएबल है तो मैग्नीट्यूड एक कैसे हो सकता है। इंस्टेंट पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, नहीं समझा यार, कॉमन सेंस यूज करो ना। अगर कोई चीज वेरी कर रही है, तुमसे एवरेज मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं किया, बट उसने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा, क्या मतलब है इसका, कि एवरेज पूछ रहा है वो। आई बात समझ में? तो हमें यहां पे एवरेज फोर्स बताना है, तो कौन मुझे एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बता सकता है? हाँ, इंटीग्रेशन करते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ओरिजिनल यही तो था। एवरेज फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स, याद है? इंस्टेंटेनियस फोर्स वाज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन करते थे डीपी बाई डी, बट एवरेज में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, याद है? एंड व्हाट इज दिस डेल्टा पी? चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये? अब मुझे बताओ, टाइम इंटरवल तो पता है, टाइम इंटरवल कितना है बताओ, टी नॉट, जितनी देर तक कोलिजन हुआ, बट चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, ये तो फोर्स टाइम ग्राफ है। अब याद करो एनालिसिस न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ में एरिया इक्वल्स टू इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, याद आ रहा है? इंपल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू मोमेंटम चेंज के इक्वल होता था। तो नाउ मैं बोलूंगा इस ग्राफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें एरिया निकालना है, तो वही क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, या उसी को इंपल्स, बट इंपल्स पूछा है क्या, तो सिर्फ तुम चेंज इन मोमेंटम निकालो। तो अब चेंज इन मोमेंटम, तो बताओ ये ट्रायंगल है, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द हाइट? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा यहां पे, एफ नॉट टी नॉट बाई टू, क्लियर? तो तुमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अब इसमें तुम मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स निकाल दो, क्या हो जाएगा, एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई क्या, टाइम टी नॉट, तो कितना आ गया आंसर, एफ नॉट बाई टू, ये एवरेज फोर्स हो गया। बट आंसर में देखो कैसे दिया हुआ है, एम इंटू वी, तो कैसे करोगे, ये तो मास, यस, तो क्या हो जाएगा, इंपल्स, क्योंकि देखो ये भी सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में देखो एफ नॉट के टर्म्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, वो एम इंटू वी के टर्म्स में आंसर दे रहा है। तो एम इंटू वी कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ, ये आंसर ये समझा कि नहीं, एफ नॉट बाई टी, बट तुम्हें अब इसमें एम इंटू वी डालना है, एम इंटू वी कैसे डालोगे? यस, अब देखो क्वेश्चन में मोमेंटम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, another same mass or contact for short duration, the force increases from zero, then the decrease, the magnitude of the force will be। तो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया है, v, तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले लो, जीरो, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है, बट कोलिजन में ये कंसीडर, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं में मेंशन नहीं किया है, इसने सिर्फ ये बोला एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आके दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा गया। आई बात समझ में? तो बताओ क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। देखो ये एवरेज फोर्स आ गया, तो यहां से लिख लो फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस एम वी अपॉन टी नॉट, तो तो एम इंटू वी अपॉन टी नॉट, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू वी अपॉन टी नॉट मैग्नीट्यूड वाइज,
अच्छा सॉरी फोर्स, हाँ ये एफ नॉट बाई टू आया ना, तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv/t0, मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, ये तुमसे जो पूछ रहा है वो एफ नॉट ही पूछ रहा है। तो एवरेज फोर्स इज दिस, एवरेज फोर्स कौन सा आया, ये आया, किधर गया एवरेज फोर्स, दिस इज द एफ एवरेज, बट तुमसे एवरेज फोर्स नहीं पूछा था, एवरेज फोर्स नहीं पूछा, उसने क्या वैल्यू पूछ लिया, एफ नॉट की वैल्यू पूछी है, इसने मेंशन नहीं किया एक्चुअली, बट एफ नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे वो। तो एफ नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले ये निकालोगे एफ नॉट बाई टू, इसको फिर इक्वेट करोगे चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो है, इनिशियल क्या है m इंटू वी, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है, तो यहां से एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है m2mv/t0। समझा। देखो इस क्वेश्चन को रीड करके एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया कि ये एवरेज फोर्स पूछा था एफ नॉट, बट आंसर ऑप्शन में मैच ही नहीं कर पा रहा है कोई, तो हमें समझ में आ गया कि ये एवरेज फोर्स पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है क्या, एफ नॉट की वैल्यू। नोट करो इसको। हाँ बोलो। क्वेश्चन समझा तुमने, एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक स्प्रिंग फ्लोर पे लगा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को रख के कॉम्प्रेस किया, फिर सडनली छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। चलो देखते हैं, आओ देखो सभी लोग, दिस इज अ स्प्रिंग, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस्ड है बताओ, इनिशियली कितना लिया था, तो इनिशियल कॉम्प्रेशन मैं लिख दे रहा हूं, एक्स आई मीन्स इनिशियल कॉम्प्रेशन, हाउ मच, 2 मीटर। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर। एंड what is the mass of object, हाँ 50 kg, ठीक है। अब सडनली रिलीज किया तो इनिशियल पॉइंट तो यही हो जाएगा ना, दिस इज आवर व्हाट, इनिशियल लेवल। अब ये रिलीज करेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, और कब तक जाएगा बताओ, अरे बोलो कोई चीज ऊपर कब तक जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या ना हो जाए, जीरो, ये तो ऊपर ही फेंका गया, तो ये ऊपर राइज करेगा, हाइट बढ़ती जाएगी तब तक जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। दैट मींस यहां से यहां, तो ये चलो मैं लेता हूं h हाइट ऊपर गया, यही तो पूछा है, तो आफ्टर राइजिंग h हाइट फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है। अब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे हम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि कहीं इनिशियल लेना पड़ेगा कहीं फाइनल लेना पड़ेगा, तो दिस इज द इनिशियल एंड दैट इज द फाइनल, आया समझ में, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। मुझे बताओ इसमें इस पूरे प्रोसेस में वर्क कौन कौन कर रहा है, कौन कौन वर्क कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दूसरा यस, देखो हर जगह स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा है, बट एटलीस्ट जब तक स्प्रिंग से रिलीज नहीं हो गया तब तक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है कि नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, गॉट इट, अरे समझ में आया। चलो बताओ इस ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे पता, वेलोसिटी जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अरे कहाँ हाफ mv²। एक बात बताओ, जब तुमने ऐसा दबा के रखा था उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, अरे ऑब्जेक्ट का बताओ क्या थी, रेस्ट पे था ना, तूने सडनली हाथ हटाया, तो हाथ हटाया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, उसके बाद बढ़ी है, फिर धीरे धीरे क्या हुई है, कम हुई है, नहीं समझा। एक बात बताओ, बॉल पकड़ के जब फेंकते हो तो मैं बोलूं जस्ट तुमने हाथ पे लिया तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, और फाइनली बॉल यहीं पे गिरा, वहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे तो वही तो है ना, समझ में आ रही है बात। तो इनिशियल देखो स्प्रिंग ने पुश किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी है, बट इनिशियल क्या है, जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल्स टू, अब बचा वर्क डन बाय mg। तो मुझे बताओ फ्रॉम हियर टू हियर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, फॉर्मूला क्या होता था,
mgh प्लस mgh और माइनस mgh, क्या होगा यहाँ पे? यस, क्या बताया था? अगर ऊपर जाए तो माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? तो माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इज माइनस mgh। अब बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला बताया था? माइनस ऑफ डेल्टा यू। याद नहीं आ रहा है ना? मैंने क्या बताया था? वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे निकालते हो? पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लेते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग? माइनस ऑफ डेल्टा यू। नहीं याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस mgh माइनस डेल्टा यू। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बोलना नहीं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। चलो सॉल्व करते हैं। तो दिस इज माइनस mgh माइनस, कौन बता सकता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? जीरो। एक बात बताओ, स्प्रिंग छोड़ के वापस आ गया होगा ना? जब ये ऑब्जेक्ट वहां पहुंचा तो स्प्रिंग क्या खिंचा हुआ था क्या? अरे ऑब्जेक्ट टच करा के रखा है, चिपका नहीं है कि ऑब्जेक्ट अपने साथ लेकर जाएगा स्प्रिंग को खींचता हुआ है। ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। तो एक बात बताओ, स्प्रिंग जैसे सोफे बैठते हो, सोफे से जंप कर देते हो तो सोफा फिर से अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाता है कि अभी ऊपर चला जाता है सोफा? अरे बताना। तो सोफे के अंदर जो स्प्रिंग लगी है, या बाइक पे बैठे हो तो सॉकर जो होता है वो नीचे कॉम्प्रेस होता है, बाइक से उतर जाते हो तो क्या होता है? सॉकर दबा ही रहता है। कैसा हो जाता है? क्या ऐसा हो जाता है? कैसा होता है? नेचुरल लेंथ में, जो सॉकर की नेचुरल लेंथ है उसके अंदर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ना? तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सभी लोग, kx square, and the finally there is no extension or no compression in the spring. तो फाइनल x क्या है? जीरो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो दिस इज जीरो माइनस इनिशियल। हाँ, इनिशियल है कि नहीं कॉम्प्रेशन? कितना है? तो इसको लिख लो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो इसको सॉल्व करते हैं। जीरो इज इक्वल टू माइनस mgh माइनस माइनस प्लस हाफ के। अब वैल्यू रखो जरा। चलो पहले लिख लेते हैं। हाफ के एक्स आई स्क्वायर। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। ये इधर चला जाएगा mgh, तो क्या हो जाएगा? मास इज 50 kg, g की वैल्यू 10, h हाफ के इज व्हाट? 10 टू द पावर 4, x कितना लिया है? 2 मीटर। सेंटीमीटर में दिया होता तो मैं मीटर में चेंज करता, बट इट इज ऑलरेडी इन मीटर। तो कितना हो जाएगा? 4। कैंसिल हुआ कुछ? तो h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 500। अरे सही है? तो h बताओ कितना हो रहा है? ये हो गया कितना? डिवाइड बाई 500 कितना हो गया? 40 मीटर। तो ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर तक जंप करेगा? नहीं समझा ना? तो तुम सोच कर देखो, इस क्वेश्चन को एनएलएम या काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर पाओगे क्या? बोलो। अरे बोलो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले क्या हुआ? सुन पहले, अगर स्लो मोशन में देखो तो क्या हुआ होगा? पहले स्प्रिंग कॉम्प्रेस है, तो जैसे तुमने हाथ हटाया, रिलीज किया, स्प्रिंग ने उसको ऊपर पुश किया। किसको? ऑब्जेक्ट को, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, बट स्प्रिंग फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, mg से ज्यादा है। तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऊपर एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। सही है ना? और जब तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्या रहेगा? बढ़ता है, ऊपर पुश करता रहेगा। उसके बाद ऊपर रिलीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ चुकी है ना? अब धीरे धीरे क्या होगा? रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। और कब तक एक्सेलरेशन होगा अगर कोई पूछे? जब तक कि ऊपर स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल से ज्यादा नहीं हो जाता। समझ में आया? तब तक क्या रहेगा? नेट फोर्स किधर रहेगा? ऊपर। तो एक्सेलरेशन ऊपर होता रहेगा। बट जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स से तो क्या होगा? रिटार्डेशन। लेकिन उसके पहले ही क्या होगा? जैसे रिटार्डेशन स्टार्ट होगा स्प्रिंग वहीं रुक जाएगा और ऑब्जेक्ट ऊपर, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी किधर चला जाएगा? ऊपर। बट इतना डिटेल सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बहुत सिंपल है। इनिशियल फाइनल, बीच में क्या हुआ वी डोंट केयर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द
ब्यूटी ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको बीच में क्या हुआ उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्या हो रहा है कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, बीच में बढ़ा है कम हुआ है उससे इसको कोई फर्क। तो तुमने इसीलिए तो बताया था क्यों इतना इफेक्टिव मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो जो काइनेमेटिक्स होता, तो काइनेमेटिक्स को हर जगह क्या हो रहा है उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती, अरे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि काइनेमेटिक्स बीच में हर जगह को ट्रैवल करते हुए जाएगा ना, हर पॉइंट की एनालिसिस करेगा, तो यार वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये बोलता है भाई मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल क्या हुआ ये बता दो तुम। क्लियर हुआ? नोट करो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है? मैकेनिकल एनर्जी ना, तुम क्या बोलना चाहते हो? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व ऐसा मैंने बताया, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बताया था या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? यार एक बात बताओ, ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंजर्व है क्या? बढ़ रही है ना, तो कंजर्व का मतलब क्या होता है? वही रहेगी। तो ऐसा तो तुम्हें खुद बताओ ना, हाइट बदल रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है। स्प्रिंग पहले ज्यादा कॉम्प्रेस थी अब कम कॉम्प्रेस हो रही, तो क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? फिर हो गया। देखो ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक जस्ट बताया वर्क एनर्जी थ्योरम और उसकी एनालिसिस में कि कुछ क्वेश्चंस किए हमने। अब हम सीखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिकली देखते हैं। ये मैंने बता दिया, बट ये कैसे मेरे दिमाग में मैंने कैसे ऐसे ऐसे किया, मुझे कैसे पता चला, ठीक है? क्योंकि एक माइंड में एक फ्रेमवर्क होता है हर एक कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया था एनएलएम में कि एनएलएम को एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हाउ वी अप्लाई एनएलएम, व्हाट आर द स्टेप्स, सो दैट कि माइंड में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। रैंडमली तो हम कहीं से नहीं स्टार्ट करते ना, हमेशा हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, फिर एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम में इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं कि ओके दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। उसके बाद अच्छा पूछ क्या रहा है वो, यही तो प्रोसेस होता है। अच्छा जब पूछ रहा है तो दैट मीन्स अब वहीं पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि ओके नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आई विल फाइंड द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो एक यहां से स्टार्ट करके हम ऐसे चलते हैं, जैसे एनएलएम में बताया, पहले सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं बताओ? एनएलएम में क्या स्टेप्स, पहला बताओ, अरे बोलोगे? सेकंड एफबीडी, दूसरा रिजॉल्व करते हैं, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। सिंपल, याद है ना? वैसे ही यहां तो नेक्स्ट लिखो, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय WPE steps to solve questions using WET, work energy theorem। ठीक है? पहले इसमें लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम WET, work energy theorem is very effective and convenient, convenient concept to solve most of complicated physics numericals, especially when there is motion is involved, ओके? तो चलो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम कैसे करेंगे? अब जब मैं लिखाऊंगा स्टेप्स तो तुम देखना इसके पहले क्वेश्चन हमने वैसे ही सॉल्व किया है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो स्टेप
स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो यहां पे भी वही स्टेप होगा, क्या? आइडेंटिफाई सिस्टम, ठीक है। बट सुनो, आइडेंटिफाई सिस्टम, तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो कोई टेंशन होती है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो यार सिस्टम वही होगा अकेला। जब 2, 3, 4 मोर देन 1 ऑब्जेक्ट अगर होते हैं, देन देर इज अ क्वेश्चन कि सर सिस्टम में किसको ले, इन 2 को लो, इन 3 को लो, कैसे लो? आई समझ में बात? तो अब तुम ऐसे समझो कि यहां पे सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। एनएलएम में सिस्टम की एक लिमिटेशन थी, बताओ क्या? यस, एक्सेलरेशन मस्ट बी, अगर 2 ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है, only when you can consider these two as a single object, that is called system. यहां पे ऐसा एक्सेलरेशन सेम हो नहीं हो, वेलोसिटी सेम हो नहीं हो, उससे कोई फर्क, तुम समझ रहे हो कितना ब्रॉड हो गया ये? तुम्हें जो जितने ऑब्जेक्ट कॉमन करे उतने ऑब्जेक्ट को सिस्टम का पार्ट ले लो। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट can be considered, any number of object can be considered as part of system, part of system. Irrespective of their acceleration, velocity, irrespective of their acceleration, velocity. Unlike NLM. ठीक है? NLM में तो फिर भी लिमिटेशन हो जाती थी। ये हो गया पहला स्टेप। अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 वहां पे क्या था बताओ? स्टेप 2 FBD। तो यहां पे भी FBD बनाएंगे, ठीक है? क्या करेंगे? FBD। बट उसके पहले काम करते हैं, NLM में उसी पोजीशन पे FBD बनाते थे ना। बट वर्क इन थ्योरम में जनरली क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन होता है, तो कहीं से स्टार्ट करके कहीं जाएगा। तो यहां पे एक इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे यहां पे हमने किया था, याद है कि सर स्प्रिंग जब दबा हुआ था तो दैट वाज इनिशियल पोजीशन, फिर स्प्रिंग रिलीज हुआ, छोड़ा, ऑब्जेक्ट वहां पहुंच गया, तो ये सिचुएशन हो गई फाइनल। एनएलएम में ऐसी टेंशन नहीं थी क्योंकि एनएलएम वाज इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनिशियल और फाइनल, उसके बाद हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो स्टेप 2 लिखो। डिफाइन, स्टेप 2 में लिखो, डिफाइन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, initial and final position, initial and final position, then अब क्या करना है? FBD, then draw FBD, then draw FBD, including all the forces, ठीक है? including all the forces, okay? Now step 3 क्या करते हैं? नहीं, यहां पे ये करने की जरूरत नहीं, यहां पे कोई जरूरत अपने को करने की, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ लगाने नहीं जा रहे, तो सिर्फ तुम्हें एफबीडी ड्रॉ कर लेनी है और अब रिजॉल्व करने की कोई जरूरत। तो स्टेप 3 बताओ, अब स्टेप 3 क्या होगा? वर्क निकालना होगा। मुझे बताओ, वर्क ये थ्योरम तब तक लगा पाओगे क्या जब तक तुम्हें वर्क नहीं पता हो? क्या फोर्स बता दिया मैंने, तुम वर्क ये थ्योरम यूज कर लोगे? मुझे बताओ, WET में वर्क इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इंपॉर्टेंट है? वर्क। फोर्स है बट वो वर्क नहीं करता है, तो हमारे लिए किसी काम का
वी विल नॉट केयर ऑफ दैट फोर्स इफ ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क. समझा? नाम ही है वर्क एनर्जी थ्योरम. एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वर्क. तो एफबीडी के बाद वो फोर्सेस जो वर्क जीरो कर रहे हैं उनको हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत, बस वो फोर्स मेरे काम के हैं जो वर्क करते हैं. और क्या हमने सीखा है वर्क निकालना? यस. याद है तुम्हें? बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि वर्क निकालना, क्योंकि वर्क निकालते थे जो सीखा तुमने यहां पे यूज होता है. क्लियर? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सारे फोर्सेस के वर्क डन ना. तो लिखो स्टेप 3. Now find work done. Now find work done by each force. Find work done by each force present in the system. Present in the system. उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The forces whose work done is zero. The forces whose work done is zero are of no use in WET. कोई डाउट है? सही है ना? फोर्स तो है. सोचो एनएलएम में वो फोर्स वर्क करे या ना करे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था कि नहीं होता था? फोर्स इंपॉर्टेंट होता था. यहां पे हमारे लिए किसी काम का, तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. जो नहीं करेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. उसके बाद वर्क निकाल के. आई बात समझ? नाउ अप्लाई WET. उसी में लिख लो. नाउ अप्लाई WET. नाउ अप्लाई WET. क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? बोलो. अगर क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट दिया, मोस्टली एक ही ऑब्जेक्ट देगा तुम्हें, तो टेंशन ही नहीं है, उसी को ले लेना है. फिर देख सेकेंड स्टेप होगा इनिशियल और फाइनल. कहां से कहां तुम अप्लाई करने चाहते हो, क्योंकि WET में हमेशा एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और एक फाइनल. ऑब्जेक्ट के साथ साथ पूरे सिस्टम की ले सकते हो तुम. तो एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट अपने को डिफाइन करना होता है. नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ FBD. सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इनिशियल फाइनल देन FBD. बट रिजॉल्व करने की कोई जरूरत. नेक्स्ट स्टेप वर्क डन. हर एक फोर्स का वर्क डन सेपरेटली निकाल लो. पहले तुम रख लो अलग से निकाल के, और स्पेशली वो वाले जो जीरो वर्क कर रहे हैं मेंशन कर लो. अब उसको WET में रख दो, पुट करो बस. ठीक है. देखो इसमें दो तीन चीजें हैं. पहला तो ये समझो कि वर्क अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग, अभी जनरली तुम्हें स्प्रिंग आएगा, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, फिर जब मैं ग्रेविटेशन, इस चैप्टर के बाद हम रोटेशन, उसके बाद ग्रेविटेशन करेंगे. तो ग्रेविटेशन में कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? वेरिएबल. तो वर्क डन निकालने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेंगे, जस्ट लाइक स्प्रिंग. मुझे बताओ स्प्रिंग का वर्क डन कैसे निकालते हो? बोलो सभी लोग. वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या फॉर्मूला होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बस. यहां पे वर्क निकालने के लिए कोई इंटीग्रेशन कुछ करने की जरूरत. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, और स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, याद है? तो उसको यहां पे डाल के निकाल सकते हैं. ठीक है, कर लोगे? अब लिखो. अब एक क्वेश्चन करते हैं अगेन इसके ऊपर. तो अब मैंने जो बोला है उस सिस्टमैटिकली यूज करो उसको. लिखो. बहुत इजी है यार, थोड़ा सा ट्राई करोगे ना हो जाएगा. और एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना ये, तो तुम्हारा बहुत सारा काम आसान करेगा ये फिजिक्स में. चलो एक काम करते हैं इसमें.
दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री ले लिया, ये सरफेस रफ, ठीक है, ये क्या है, रफ सरफेस, एंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू के ले लो, म्यू एस जो भी लेना है, म्यू के इज 0.5, ओके, म्यू के इज 0.5, चलो म्यू के लिख देता हूँ मैं, क्लियर। बट ये वाला जो सरफेस है इसको मैं लेता हूँ स्मूथ, दिस इज स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, तो इंक्लाइन सरफेस स्मूथ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5 kg, ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 kg, इसको रियल क्वेश्चन लिखो, चलो ये दे देता हूं मैं, ये डिस्टेंस, ये जो इंक्लाइन सरफेस है उसका बेस की लेंथ दे रहा हूं मैं, $16 मीटर, लिखो, ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम टॉप, ऑब्जेक्ट रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द inclined surface, from top of the inclined surface or smooth surface है ना inclined, then find distance travel, then find distance travel by object on the horizontal surface, on the horizontal surface, distance traveled by object on the horizontal surface, ठीक है, चलो ट्राई करो, और इसको वर्क यहाँ से करना, नो काइनेमेटिक्स, नो एनएलएम, नो एक्सेलरेशन, नथिंग, ट्राई टू थिंक इन दी सिस्टमैटिक वे, रैंडम नहीं, पहले ये करेंगे फिर ये, ऐसे, आओ चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, बंद करो, सीखते हैं, पेन डाउन, सामने देखेंगे सभी, फुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे, बगल वाले की आंखों में नहीं, बोर्ड पे देखना है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां देखो। तो क्वेश्चन हमने देखा, डायग्राम तो बना ही दिया था, डायग्राम मैंने बनाया, बट अब हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज दे, ये तुम्हें ड्रॉ करना पड़े, तो मैंने हमेशा बताया तुम्हें कि डायग्राम बिना बनाए मत करो, रफ सा डायग्राम बनाओ, बट बनाओ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है टाइम ना रहे, तो लेकिन तुमने घर पे इतनी बार बनाया होगा कि वो ब्रेन मैप बनेगा फिर तुम्हारे वहां पे, अदरवाइज तुम क्या होगा, मिस्टेक करोगे अंडर प्रेशर। तो ये हुआ, यहां से रिलीज किया है, यहां गया, तो मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट, टेंशन ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप सिस्टम आइडेंटिफाई, तो यार यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो मैं परेशानी नहीं होने वाला, ये ऑब्जेक्ट मेरा सिस्टम होगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन इनिशियल एंड फाइनल, तो बताओ मुझे इनिशियल कहाँ लोगे, यस ये मेरा इनिशियल लेवल हो जाएगा, दिस इज इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, सही है। बताओ फाइनल कहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे, कहाँ पे, देखो क्या होगा, यहां फिसलेगा, ये स्मूथ सरफेस तो 100% फिसलेगा, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहां पहुंचते जैसे यहां आएगा, तो अब बताओ जैसे यहां पहुंचेगा तो स्पीड बढ़ते बढ़ते यहां पे मैक्सिमम स्पीड होगी, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही स्पीड की वजह से आगे बढ़ेगा, ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड विच फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रिटार्ड करेगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, तो देखो यहां से यहां वेलोसिटी क्या हुई है, बड़ी है, फिर आगे धीरे धीरे और कम होते होते कब तक चलता रहेगा ये, अरे बोल भाई, जब तक रुक ना जाए, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, यही तो पूछ रहा है तुमसे। तो मुझे बताओ जहां रुकेगा वही मेरी क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, नहीं समझ में आया ना, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो, बीच में हुआ है कुछ इसके साथ, बीच में क्या हुआ है हमें वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, मुझे सिर्फ ये देखना है हुआ तो कुछ है इसके साथ, लेकिन किसने किया वो इंपॉर्टेंट है। अरे कहानी की शुरुआत
कैसे हुई? जीरो से। कहानी का एंड भी कैसे हुआ? जीरो से। बट बीच में ही तो सब कुछ होता है। तो वो क्या हुआ उसमें हमें कोई टेंशन नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि यार था कौन वो। तो था कौन, इधर देखो। तो एक बात बताओ, इस कहानी के दो पार्ट है, क्या लगता है तुम्हें कि जो था बीच में वो हमेशा था या थोड़ी देर के लिए आया गायब हो गया? तुम अदरवाइज ले जा रहे हो इसको। बताओ बताओ बताओ। थोड़ी देर के लिए कोई आया था। चलो देखो, तो यहां क्या हुआ, पहले हम एक काम करते हैं। देखो तुम्हें खुद समझेगा, इस एक्सपीरियंस से तुम्हें समझेगा कि इस कहानी के दो पार्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे मस्त ट्रैवल कर रहा था तो कोई था इसके साथ, पहले पता करते हैं कौन था। तो जब ये था, यहां एफबीडी बनानी पड़ेगी, यही तो करते हैं ना हम। तो एक्चुअली दो जगह एफबीडी बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि दो पार्ट में जर्नी हुई है इसकी। तो यहां पे एफबीडी बनाओगे। बताओ पहला फोर्स, बोलो बोलो। तो इसको मैं लेता हूं mg, ये mg हो गया, दिस इज mg। दूसरा फोर्स, यस नॉर्मल। तो याद है, अब मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं? ये सब एनएलएम में खत्म हो चुका है, बहुत प्रैक्टिस की है। तो इस सरफेस पे सिर्फ नॉर्मल mg दो लोग थे, सही है। तो जर्नी हुई, उसके बाद जब ये ट्रैवल करता हुआ फिर यहां जब सरफेस पे आ गया, पहाड़ों से निकल के जब प्लेन पे आ गया, प्लेन पे, तो फिर क्या हुआ? यस। तो पहले एक mg वो पहले भी था, और दूसरा क्या वही नॉर्मल था कि दूसरा आ गया? कंफ्यूज नहीं होना है। यहां नॉर्मल था n1 लेट से, अरे समझ में आ रहा है? यहां कोई और आ गया, n2 बदल चुका है वो, सही है। लेकिन एक तीसरा भी आ गया, कौन है? फ्रिक्शन। किधर है? किधर है, राइट के लेफ्ट? क्या बताया था, जिधर फिसले उसके। तो इसका रिलेटिव मोशन सरफेस तो स्टैटिक है, ये लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन, ये कौन सा? एफ के, एफ एस लगेगा क्या? तो बस ये कहानी के दो पार्ट। लेकिन तुम्हें देखो लग रहा होगा सर क्या करूंगा मैं, ये 2 3 4 कैसे, इतने फोर्स की बात करें हम कैसे? कोई टेंशन नहीं है। क्या रिजॉल्व करना है? नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? वर्क डन कैलकुलेट करते थे, क्योंकि ये लोग हैं लेकिन उनमें से कुछ ने काम किया ही नहीं। समझ में आ रहा है? और हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? फोर्स नहीं कि वो काम करता है कि नहीं करता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को बाहर कर दो जो थे लेकिन कुछ किया ही नहीं। तो कौन है बताओ यहां पे? तो सबसे एक एक करके निकालते हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स n1, बताओ क्या होगा? अरे बोलो बोलो। जीरो, वेरी गुड, जीरो। कैसे? क्योंकि सर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है 90 डिग्री पे, ये तो हमने पहले भी देखा है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स n1 क्या हो गया? चलो, वर्क डन बाई mg इंक्लाइन सरफेस पे, बताओ यहां से यहां। और वर्क डन बाय mg हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? mgh। हमें रास्ते से कोई मतलब, हमें सिर्फ चाहिए ऊपर गया कि नीचे। तो वहां से वहां कितना नीचे आया? हाइट लेट से h है। क्या ये h पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? नहीं, बट तुम्हें कुछ और दिया है। इस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, नहीं समझा? तो tan थीटा, बताओ यार, थोड़ा ट्विस्ट किया था। tan थीटा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमें h चाहिए, h दिया। तो tan 37 इक्वल्स टू h बाई 16, और tan 37 कितना होता है? तो h कितना आ गया बताओ? 12 मीटर। समझ में आया? तो वर्क डन बाई mg फ्रॉम देयर टू देयर, mgh प्लस की माइनस? क्योंकि नीचे आ रहा है यार, mg सपोर्ट कर रहा है, mgh हो गया। तो प्लस mgh कितना लिख लोगे इसको? 5 इंटू 10 इंटू 12, कितना हो गया? 600 जूल, सही है। अच्छा, दूसरा वाला mg भी तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। नहीं, फ्रॉम हेयर टू हेयर ये जो mg है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नाउ हाइट चेंज नहीं हो रही है, सेम लेवल, और डिस्प्लेसमेंट और mg परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्रिक्शन का वर्क डन निकालते हैं। अब बताओ, वर्क डन बाई, पहले नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं। वर्क डन बाई n2, इस सरफेस पे n2 क्या होगा? जीरो। और तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द केस में नॉर्मल फोर्स जीरो वर्क करेगा, मोस्ट ऑफ द केस में। तुम्हें उसके मैग्नीट्यूड से कोई टेंशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे और ये कैसा लग रहा है 90 डिग्री पे। तो वर्क डन बाई n2 जीरो। अब बचा सिर्फ कौन? तो वर्क डन बाई f के। मुझे बताओ, ये
डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वर्क डन माइनस होगा। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा माइनस एफ डेल्टा एक्स, याद है? तो माइनस एफ के इंटू डेल्टा एक्स, लेट से एक्स है, और वही तो निकालना है। क्या एफ के का मैग्नीट्यूड पता होता है? व्हाट इज एफ के? म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पे माइनस म्यू के कितना है? 0.5। और यहाँ पे एन लोगे, N1 लोगे कि N2? N2 किसके इक्वल होगा बताओ जरा? mg के इक्वल। mg कितना है? अरे mg 50, mg पूछ रहा हूं 50, तो इंटू 50 इंटू एक्स, ये सबको समझा क्या? इंटू एक्स, क्लियर? अब हो गया, सारे वर्क निकाल लिए। अब हम क्या करना है? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं एक एक करके लिख रहा हूं, देखो मैं डिटेल में कर रहा हूं। N1 प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय N2 प्लस वर्क डन बाय Fk। कोई प्रॉब्लम? अरे बोल दो यार, कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने इंडिविजुअल वर्क निकाल के बैठ गए, हम प्रिपेयर कर चुके हैं, सारा हमारा जो कहता है ना इंग्रेडिएंट रेडी है, बस उसको डाल के मिक्स कर देना है। तो ये हमने डाला यहाँ पे इस WET फॉर्मूले के अंदर डालना है। तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो बोलो। इनिशियल वर्क डन बाय N1, वर्क डन बाय mg, हाँ निकाला है ना? वर्क डन बाय mg क्या निकाला? 600। वर्क डन बाय N2 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इधर देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 25x, तो ये हो गया माइनस 25x। बताओ x कितना आया? 600 बाई 25, 24। कितना आया? मतलब इस सरफेस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 24। समझ में आया सभी को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? घर पे जाके कर लेना। तो ये तुम अन्य अगर ढंग से समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में फिजिक्स के काफी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। आया समझ? चलो पूरा नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स हमें तो टोटल वर्क देखना है ना।